नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है। आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज 23 मार्च है और 23 मार्च हम सभी भारतीयों के लिए दुख की बातें नहीं, ये गौरवान्वित महसूस करने वाली बातें हैं, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश के बहुत ही नव युवक जवान पराक्रमी पराकाष्ठा और विलक्षण और साहसी लोगों ने अपना हित को ना ध्यान में रखते हुए, अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपनी शहादतें दी। तो आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 के साल में हुआ था। इतना तो आप जानते होंगे। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय भारत स्वदेशी आंदोलन और इंडियन नेशनल मूवमेंट से गुजर रहा था। आगे के कड़ी में जब 1920 से 22 के बीच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया और पुनः बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया, जिससे नाखुश होकर बहुत सारे भारतीय युवक जो थे नाराज हुए और यहीं से दो धारा विभाजित होती है, एक इवोल्यूशनरी धारा और दूसरा रिवोल्यूशनरी धारा। अब ये दोनों धाराएं का जो विचारधारा था काम करने के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के आगे बढ़ाने के लिए, ये अलग अलग थे। इसी समय भगत सिंह का उम्र लगभग 13 वर्ष का हो चुका था, 13-14 वर्ष का। चूंकि 13 वर्ष के उम्र में जो बच्चा अपने आप को इतना एग्रेसिव महसूस कर रहा है अपने देश को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये पराकाष्ठा और पराक्रमी का और साहसी का एक उत्प्रेरक था। तो इतना बात तो आप जानते हैं। आगे देखिएगा कि उसी कड़ी में 1931 आते आते भारत ने एक बहुत ही पराक्रमी पराकाष्ठा और साहसी से परिपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, जिसका नाम था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। हालांकि इनकी क्या आकांक्षाएं थी देश को लेकर, ये तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन ये आपको पहला कड़ी था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरा कड़ी में आप देखते हैं तो एक संगठन था इनका, पहला जो राजनीतिक संगठन था जहां से ये राजनीति में आना शुरू किए, HSRA। इसके पहले जो था वो क्या था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। लेकिन कुछ समय बाद चूंकि भगत सिंह का जो विचारधारा था वो समाजवाद के विचारधाराओं से प्रेरित था, वो समाजवाद नहीं था जो कि रक्त पूर्ण क्रांति पर विश्वास करता था। तो ऐसे में जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, उसमें ही भगत सिंह 1928 के दशक में फिरोज शाह कोटला दिल्ली के मैदान में उन्होंने क्या किया कि एस जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। अब यहाँ पे सोशलिस्ट जोड़ा है तो कहीं ना कहीं जो भगत सिंह का विचारधारा है वो मजदूरों को, किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने का पूर्ण तैयारियां हैं, क्योंकि भगत सिंह को इस बात का भी ज्ञान था कि हम युवाओं को और किसानों को, मजदूरों को एक जोड़ करके ही हम अपने देश को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के दौरान अंग्रेजों बहुत ऐसे निर्मम अधिकारी थे जो अपनी निरक्षरता का परिचय दे चुके थे। भारतीयों के प्रति उनका रवैया बहुत ही कठोर था। तो ऐसे में कुल मिलाकर HRA का जो टीम था, उन्होंने आगे के कड़ी में देखिएगा कि सॉन्डर्स, एक अंग्रेज था, सॉन्डर्स मर्डर केस का अंजाम देता है। चूंकि भगत सिंह और उनके पूरे टीम जो थे, जो सॉन्डर केस का जो गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे, उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी व्यक्ति को मारे, वह चिन्हित और पहचान कर लोगों को और अंग्रेजों को मारना चाहते थे। ये आतंकवादी नहीं थे, यह क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी उन्हीं व्यक्ति को चयन करता था
जो अपने निर्मम कार्यों का परिचय दिया था, भारतीयों के साथ कठोर रवैया करता था। ऐसे में सॉन्डर केस में अब देखिएगा कि जिस समय भगत सिंह और उसके टीम सॉन्डर्स के मारने की प्लानिंग के अनुसार जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वहां पे बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं, लेकिन भगत सिंह क्या करते हैं और उनके टीम ने उस बच्चे का जो गेंद होता है उसे अलग कर देता है, क्योंकि उसे सिर्फ उन व्यक्ति को मारना था जो भारतीयों के प्रति कठोर रवैया अपनाते हुए अपने इंपीरियल को आगे हमेशा डेवलपमेंट के निरर्थक बढ़ाने के लिए प्रयास करता था। तो ऐसे में आपको इस चीज की समझ बन गई होगी। अब अगला है, इसी कड़ी में भगत सिंह ने अगला जो अपना रोल निभाया वो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम केस। जब 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के लिए जब मैनिफेस्टो तैयार हुआ, और वह मैनिफेस्टो चूंकि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और उनकी टीमों के बीच तैयार हो रहा था, मैं क्या बता रहा हूं कि 8 अप्रैल 1929 में जब असेंबली में बम फेंकने की मैनिफेस्टो तैयार हुआ, तो वह मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ था वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और उनके अन्य साथियों के बीच हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को माना किया कि भगत तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम इस टीम के सबसे पराक्रमी और साहसी और पराकाष्ठा लीडर हो, ऐसे में मैं ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं, ये चंद्रशेखर आजाद ने बोला। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी, यदि हमसे बेहतर कोई काम ये करेगा तो आप उससे भेजिए, मैं माना नहीं करूंगा, क्योंकि यह वह काम है जहां पे अदालत में जाना होगा, वहां पे अपने आप को दोषी ना ठहराए ऐसी दलीलें देनी होंगी, और अगर हमसे बेहतर कोई जानता है तो आप उसे बेशक भेजिए, अन्यथा मैं जाने को तैयार हूं। क्योंकि कोर्ट में फिलॉसफी बोलना होगा, क्योंकि कोर्ट में इंग्लिश बोलनी होगी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि मुझसे बेहतर। सोचिए कि अपने आप को भगत सिंह कितना कन्वेंस्ड रिवोल्यूशनरी महसूस कर रहा है। तो ये उसकी विचारधाराएं हैं जो आपको समझना होगा। अब इसी के दौरान देखिएगा कि चंद्रशेखर ने मना किया, लेकिन भगत सिंह ने गया और भगत सिंह को यह आज्ञा दिया कि आप किसे चुनेंगे। तो भगत सिंह ने खुद अपने आप से कहा कि मैं साथ में बटुकेश्वर दत्त को लूंगा, और साथ में कौन गए? असेंबली बम फेंकने के अंजाम में बटुकेश्वर दत्त। और उस बम में क्या था कि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी को हत्या करें, और खास करके जो दोषी नहीं है उसकी हत्या करें। अंग्रेजों को भी हत्या करने का उस समय उनका उद्देश्य नहीं था। इनका यह मानना था, यह चिट्टा बनाए थे और चिट्टा में इनकलाब जिंदाबाद के कुछ पर्चे का नारा छपे हुए थे, और उसमें यह बातें लिखी गई थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। ऐसा बातें कौन लिखे थे? ये भगत सिंह लिखे थे। चूंकि भगत सिंह ये जान रहे थे कि अपने बातों को पहुंचाने के लिए हम असेंबली में बम फेंकेंगे, और जब बम फेंकेंगे तो अपनी बातों, जो हमारा बात है वो डेवलपमेंट हो, सस्टेन कर सके, उसके लिए गिरफ्तारी देंगे। अब गिरफ्तारी देंगे तो भारत के पूरा लोग ये जानेगा कि क्रांतिकारियों का विचारधारा क्या है, क्रांतिकारी चाहते क्या है, देश के लेकर उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं क्या है। इन सभी भाली भांति बातों से परिचित थे भगत सिंह, और अपने आप को बहुत ही कन्वेंस्ड रिवोल्यूशनरी महसूस करते हुए उन्होंने अपना गिरफ्तारी दिया। और उसी गिरफ्तारी के बाद देखिएगा तो लगभग 1931 में 2 साल में इसकी फांसी हुई, और 1929 लगभग 2 साल का समय इन्होंने कहां बिताया? जेल में बिताया। और जेल में 64 डेज का इन्होंने उपवास किया। और उपवास के दौरान जब भगत सिंह जेल में थे, जब 8 अप्रैल 1929 को बॉम्ब जब फेंका असेंबली में, और बॉम्ब फेंककर जब इन्होंने जेल में बिताया लगभग 2 साल का समय, तो 2 साल के समय में इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किया जिसके लेकर बहुत ही इतिहास में चर्चित और बहुत ही उसे गौरवान्वित महसूस किया जाता है। 64 डेज का इन्होंने उपवास रखा। और ये जो जेल में उपवास रखा भगत सिंह, इस उपवास के अंतर्गत देखिएगा तो इसके अंदर विल पावर बनी हुई थी। वह पराकाष्ठा, पराक्रमी और साहसी का ये अपने आप को दर्पण बना रहे हैं, और जो उसके साथ पार्टी लोग हैं, उसके टीम जो जेल में है, वो बहुत ही
उसके अंदर ऊर्जा भर रहे हैं, भगत सिंह शेरो शायरी कर रहे हैं, फिलॉसफी बोल रहे हैं, जिसके कारण सभी लोगों में ऊर्जाएं बनी हुई है। यह बहुत सारे ऐसे गीत गाते थे, गीत के तहत ये बहुत सारी ऐसे बातें बोलते थे, जिसमें मैं कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ के बताता हूँ। यह कहते थे, ये जेल के दौरान आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बात बता रहा हूँ। जब 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका, और बम फेंका था उस समय असेंबली में किस बिल पर चर्चा हो रही थी, तो पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी युवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए और इंडस्ट्रियल ट्रेड, मजदूरों के हित के लेकर कुछ बिल पर चर्चा हो रहा था। और देखिए तो एक तरफ युवा एक तरफ मजदूर, दोनों को जोड़ने के लिए भगत सिंह ने क्या कर रहा है, असेंबली में बम फेंक रहा है और बम फेंक कर कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद, और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। अब यहां से ये अरेस्ट हो गए ताकि इसके मन में ये बातें चल रही थी कि हमारे बारे में भारत के लोग सोचें कि क्रांतिकारी क्या चाहता है। भगत सिंह ये सोचे कि यह बातें सस्टेन कैसे कर पाएगी, इसके लिए उन्होंने अपना गिरफ्तारी दे दिया। चाहे तो इससे ज्यादा तो कोई गुंडा था ही नहीं भारत में, गुंडा नहीं कहेंगे, मतलब इससे ज्यादा कोई चालाक और दयालु तो था ही नहीं। चाहते तो ये भाग भी सकते थे बम फेंककर, लेकिन उन्होंने क्या किया, गिरफ्तारी दिया। तो याद रखिएगा कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका, और यही बम केस में इन्होंने अपना अरेस्ट दिया। और अरेस्टिंग देने का इसके पीछे इसका तात्पर्य था कि हमारा जो आंदोलन है वो कैसे सस्टेन करेगा, और हमारे आंदोलन जब मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा तो हमारे गिरफ्तारी को लेकर भारतीय के अंदर ये विचारधाराएं पहुंचेगी कि क्या चाहता है क्रांतिकारी। जेल में रहे इन्होंने, भगत सिंह 1929 में इसको अरेस्ट करके जेल में डाला गया और लगभग 2 वर्षों तक ये जेल में रहे। लेकिन 2 वर्षों में इन्होंने ऐसी बातें कर दी, बहुत इसके अंदर वो विलक्षण गुण था, पराकाष्ठा और पराक्रमी और साहसी वाला गुण था। इन्होंने जेल में अपने लोगों को बहुत प्रेरित किया, मोटिवेट करता था। 64 डेज का इन्होंने उपवास रखा। हालांकि इतना बड़ा उपवास आज के काल तक नहीं हुआ है, गांधी जी भी उपवास रखते थे, लेकिन 20 डेज 23 डेज इनफ होता था, लेकिन इन्होंने 64 डेज का उपवास रखा। और उपवास के अंदर भी देखिएगा तो भगत सिंह में और उनके युवाओं में और उनके टीमों में एक बना हुआ रहता था क्या, विल पावर। शेरो शायरी करते थे, गीत गाते थे। उसी में से एक गीत है जो कि आपको मैं सुना देता हूं। ये कहते थे, वक्त आने दे बता देंगे, वक्त आने दे बता देंगे, ए तुझे आसमां अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। ये कौन कह रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं कि वक्त आने दे बता देंगे, ए तुझे आसमां अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। तो ये जो विचारधारा है ये लोगों को विल पावर भी बना रहे हैं। और जेल के अंदर इन्होंने बहुत सारी साहित्य लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पब्लिश हुआ है, आज तक मार्केट में मिलती है। लेकिन समाजवाद का आदर्श, डूर टू डेथ, आत्मकथा, क्रांतिकारियों का आंदोलन और क्रांतिकारियों का संक्षिप्त परिचय, ये सब अभी तक रिलीज नहीं हुआ। बताया जाता है कि कुछ कुछ टुकड़े में भगत सिंह लिखे थे, और ये टुकड़ा जो गया था वो किसके पास गया था, लज्जावती। लज्जावती उस समय का एक विदुषी महिला थी जो भगत सिंह के केस को लेकर बहुत प्रेरित थी, और ये लज्जावती थी जो भगत सिंह को जेल में ही राखी भेजा करती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, समझना है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब समाजवाद का आदर्श भगत सिंह को लेकर क्या है, क्योंकि भगत सिंह एक पुस्तक लिखते हैं समाजवाद का आदर्श। तो समाजवाद को किस दृष्टि से भगत सिंह देखते हैं, उन सभी चीजों को भी जानना आपके लिए उतना ही एलिजिबल और उपयोगी होगा। तो समाजवाद का आदर्श, समाजवाद में बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होते हैं। आज का जो कम्युनिस्ट विचारधारा है देखिएगा तो ये राष्ट्र को तो राष्ट्र मानते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट है वो आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट डू नॉट बिलीव इन अ नेशनलिज्म। वो भारत को या किसी भी देश को एक राष्ट्र मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा ये यूएसएसआर से यानी सोवियत संघ से प्रेरित है। और ये अपने आप को ये कहता है कि सोसाइटी में 2 लोग होते हैं, एक
अमीर होते हैं और एक गरीब होते हैं, और ये दोनों के बीच जब तक क्लासिकल कोऑपरेशन नहीं होगा तो ऐसे में राष्ट्र को निर्माण में हम देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन भगत सिंह का इसके प्रति देखने का जो नजरिया है वो कुछ अलग है। भगत सिंह कहते हैं कि ठीक है, कम्युनिस्ट का विचारधारा अपने जगह पर अपने उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु करता है, लेकिन हमें समाज में जो गरीब है, जो अछूत है, उन सबों को लेते हुए आगे चलना चाहिए। ये भगत सिंह का इंटरप्रिटेशन है। तो इस चीज को समझ गए। यानी एक तरफ से देखिएगा तो जो कम्युनिस्ट का विचारधारा है, उसका जो थिंकिंग है वो मैकेनिकल है। तो यही प्रकार देखिएगा तो आगे चल के इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत कम्युनिस्ट 1929 और 1941 में दूसरी बड़ी गलती करती है, जिसके कारण इसकी जनाधार बहुत कम जाती है, और समाजवाद में भी कहीं ना कहीं जनाधार देखने को क्या आती है, कमी आती है। अगला जो है इनमें वो है स्वच्छतावाद। स्वच्छतावाद क्या है? वर्सेस वंशानिक टेम्परामेंट। ये क्या होता है, इसके बारे में आप समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को इतना कन्विंस्ड कर दे कि मेरा भाषा, मेरा क्षेत्र, मेरा जाति और मेरा धर्म ही अच्छा है, तो इस सभी बातों को कौन कह रहे हैं? भगत सिंह कह रहे हैं। तो उसी प्रकार देखिएगा कि विश्व में जो जर्मनी था, हिटलर अपने आप को क्या मानता था? सुपीरियर मानता था, और अपने लोगों को कहता था कि जो मेरे पड़ोस के जो लोग हैं वो इंफीरियर है और मैं सुपीरियर हूं। उसी में यूएसएसआर जो होता था, सोवियत संघ, उसे ये क्या मानता था? इंफीरियर, पिछड़ा, बर्बर मानता था। ऐसे में यूएसएसआर में स्लाव जाति के लोग निवास करते थे, लेकिन कंडीशन ऐसा आया कि जब दोनों ने, जर्मनी ने इस बात को लेकर पूर्ण स्पष्ट हो गया कि यूएसएसआर मेरा क्या है? अधीन है। तो आगे चलकर देखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होती है और जब युद्ध होता है तो जर्मनी पूरी तरह से बिखर जाता है। वही इसीलिए बिखर गया क्योंकि इसके अंदर और यहाँ के लोगों के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो गई कि हम अपने आप को क्या है? सुपीरियर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रश्न आती है वो प्रश्न ये आती है कि महात्मा गांधी वर्सेस भगत सिंह। महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, ये लेकर आज तक के इतिहास में बहुत विवादास्पद और संदेहास्पद बातें हैं जो लोग करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर देखिए हम किस प्रकार चर्चा करते हैं। तो बात आई कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, तो उसके लेकर गांधी जी, आप समझिए कि गांधी जी ने उस समय के जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से बात किए थे कि फांसी की जगह पर उसे उम्र कैद की सजा हो जाए। लेकिन ये आलोचना और ये बातें क्या हुआ कि उपेक्षा कर दी गई, इरविन ने नहीं माना। फिर आगे भी देखिएगा तो प्रिवी काउंसिल के जो मेंबर थे भारतीय लोग, उन लोगों ने भी सरकार को यह बातें बोली। उस समय के कांग्रेस का अध्यक्ष और एक बड़े नेता मदन मोहन मालवीय ने भी भगत सिंह के फांसी को लेकर अपना इंटरप्रिटेशन दिया सरकार के सामने, लेकिन इन सभी बातों को भी लोग नहीं माना। अब सोचिए कि भगत सिंह का जो मामला था, अब प्रश्न उठता है कि गांधी जी ने सर्वोत्तम दिया कि नहीं बचाने के लिए। चलिए ये मैं मानता हूं कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया के प्रश्न पर कि गांधी जी ने इरविन से बात किया था, लेकिन इरविन ने नकार दिया। प्रिवी काउंसिल के कुछ मेंबर थे भारतीय लोग, उन्होंने भी बात किया सरकार के सामने, नकार दिया। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने भी अपना इंटरप्रिटेशन रखा सरकार के सामने, सरकार ने नकार दिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए सर्वोत्तम दिया कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जवाब ये है, और मेरा ही नहीं, मेरा जो प्रोफेसर है, हमारे जो प्रोफेसर है जिन्होंने मुझे बताया है, बहुत अन्य विश्वविद्यालय से उन्होंने ख्याति प्राप्त किए हैं, उन्होंने ये सीधा जवाब दिया कि बेटा भगत सिंह को बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भगत सिंह का आरोप था वो कोर्ट में चला गया था और कोर्ट ने सजा मृत्यु दंड दिया। क्या दिया? मृत्यु दंड। अब आप सोचिए
कि इस मृत्यु दंड को माफ कोई करेगा तो कोर्ट से जो सर्वोच्चम और हायर बॉडी यानी उसका ऊपरी बॉडी जो होगा यानी सुपीरियर बॉडी होगा वही ने माफ करेगा। तो सुपीरियर बॉडी माफ कब करता है कि आप कहते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं आपको क्या करता हूं, उदार मानता हूं, आप लिबरल हैं, आप अच्छे हैं, आप सर्वोपरि हैं। तो इन सब इंटरप्रिटेशन देने पर ही लोग माफ करते हैं। लेकिन भगत सिंह कन्विंस्ड रिवोल्यूशनरी हो गए थे। ये अपने आप को लिबरल मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि अंग्रेज लिबरल है, क्रांतिकारी वीर का प्रतिबद्ध थे। तो ऐसे में भगत सिंह इस बात को लेकर एकदम तैयार नहीं थे कि मैं अपने आप को फांसी दे दूंगा, लेकिन मैं लिबरल अंग्रेजों को कभी नहीं मानूंगा। तो ये विचारधारा है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इन सब बातों से आपको पूर्ण ज्ञान हुआ होगा किसके बारे में, भगत सिंह के बारे में। तो मुलाकात होगी हमारे अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।